हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का सिलेबस अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। जैसा जारी नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सिलेबस क्या था उसके हिसाब से क्लासेस ले रहे हैं। क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग भी है उनके लिए जो नॉलेज कम रखते हैं, जिनको वो चीज़ें पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये क्लासेस इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं हो पाता है कि देखने में लगता होगा कि बहुत इजी है, तो इतना इजी है तो हमें देखने की या समझने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप चीजों को जानते हैं तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप दूसरा टॉपिक पढ़िए। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, जिनको ये मतलब इसका आइडिया नहीं है या कंफर्म नहीं है, या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है इस तरीके का, उसके बारे में उनको नॉलेज कम है, वो इस वीडियो पे रह सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, नंबर पढ़ाया था वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं। उससे पहले हमने पढ़ाया था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। जब हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं या हिंदी के सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह क्या होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कामाज, ये सब चीजें आप पढ़े थे। उसी पार्ट में का ये लास्ट पार्ट है टेंस। लास्ट पार्ट टेंस है। बचपन से क्लास 6 क्या आजकल के टाइम में क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड से ही हम सुनते आ रहे हैं टेंस के बारे में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस के बारे में, लेकिन टेंस का पूरा पार्ट नहीं देखेंगे। एक इंट्रोडक्टरी क्लास में टेंस की कह सकता हूं, और कुछ मैं प्रेजेंट के बारे में पढ़ाया हूं। इसमें अगर आपको बेहतर समझ होगी, जैसा आप लोगों का फीडबैक मिलेगा उस प्रकार से आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। अगर फीडबैक बहुत बेहतर नहीं है तो आगे की क्लास नेक्स्ट टॉपिक पर होगी, न कि टेंस पर होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। जो हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल से 60 नंबर का क्वेश्चन अनुदेशक भर्ती में आने वाला है, उससे मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ई एंड इन्फो को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के दिया हुआ हूं, और पिछली वीडियोस के लिंक भी है, और क्या टॉपिक है वो भी है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेंस। और टेंस की हिंदी आप सभी जानते हैं कि काल होती है, यानी समय होता है। तो टेंस के बारे में हम सीखेंगे। और सबसे पहले आप जान रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी जान रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें कठिनाइयां होती हैं इंग्लिश से हिंदी बनाने में और हिंदी से इंग्लिश बनाने में। तो आज उस चीज को मैं अपने तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, और आप वो तरीका सीख जाएंगे कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। तो इंग्लिश में इन तीनों ही टेंस को 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया, पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया, फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया। क्या वो पार्ट बने? एक आपका जैसे प्रेजेंट की, सिर्फ आज इस वक्त इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात करूंगा। तो प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना। उसी प्रकार से जब आप पास्ट टेंस को लेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना। उसके बाद अगर आप फ्यूचर लेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बना। इस तरीके से जाके आपका टेंस पूरा होगा और टेंस फिनिश होगा। अगर हर एक को 4 पार्ट है तो 3 टेंस है, 4 × 3 = 12। 12 प्रकार के टेंस आपको बनेंगे। तो आज मैं उस 12 में से सबसे पहले एक नंबर को लेता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो सवाल यह होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको वो पहचान बता रहा हूं, वो प्रूफ बता रहा हूं। पहचान ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान से सुने, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है या होता है। कहीं भी आपको जब हिंदी वाक्य के अंत में यानी फुल स्टॉप लग जाता है, उससे पहले हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्रिया के अंत में जब पाया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। हर टेंस को
चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हर किसी के पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको आप सहायक क्रिया कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होती है। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डू और डज होती है। अब ये डू डज कर्ता एक वचन के साथ, कर्ता एक वचन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, तो सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर होगा यानी कर्ता बहुवचन होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो ये डू और डज का प्रयोग तब शुरू होता है जब वाक्य निगेटिव शुरू होते हैं। निगेटिव जब वाक्य शुरू होगा, इंट्रोगेटिव वाक्य शुरू होगा, तब आप डू और डज का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य अफर्मेटिव है, एक नंबर यहां पे देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द ना हो, जिसमें क्या शब्द ना हो, जिसमें क्यों शब्द ना हो, कब शब्द ना हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ना हो और नकारात्मक शब्द ना हो, तो ऐसे वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्द उसमें नहीं रहे, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल वह स्कूल जाता है। अगर वह स्कूल जाता है की मैं बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्यों है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। उसके बाद सेंटेंस किस प्रकार का है? सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? क्योंकि इस वाक्य में न तो कहीं नहीं है, न तो क्या, क्यों, कब, कैसे है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब हमें इतना पता चल जाता है कि यह कौन सा टेंस है और किस प्रकार का सेंटेंस है, पहले हम टेंस का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि टेंस कौन सा है। टेंस जानने के बाद तुरंत हम ये कोशिश करते हैं कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। सेंटेंस मतलब आपका वाक्य अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि ओपन इंट्रोगेटिव है कि क्लोज इंट्रोगेटिव है। अगर हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के लिए ये रूल लिखा हूं, एस मतलब सब्जेक्ट, एमबी का मतलब मेन वर्ब की हिंदी मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देंगे, प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट की हिंदी शेष बातें, प्लस फुल स्टॉप। आइए हम बनाते हैं। वह स्कूल जाता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। किसी भी हिंदी वाक्य का कर्ता पता करने के लिए, किसी भी हिंदी वाक्य का पता करने के लिए, हिंदी वाक्य में कर्ता का पता करने के लिए उस हिंदी वाक्य में कौन शब्द लगाकर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कर्ता पता चल जाएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? वह, यानी कि आपका सब्जेक्ट, आपका कर्ता कौन हुआ? वह। तो वह स्कूल जाता है तो वह की इंग्लिश होगी ही। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी। अब यह जो कर्ता है, या जो सब्जेक्ट है, या जो ही है, ये जानना है कि ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो यह सिंगुलर नंबर होगा। मैं आपको बता दूं कि ही, सी, इट या नेम, ये नेम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, महिला का हो सकता है। किसी भी पुरुष या महिला का नाम है और अकेले है तो वो भी सिंगुलर नंबर में आएगा, यानी कर्ता एक वचन में आएगा। ही, सी, इट या नेम, नेम मतलब किसी पुरुष या महिला का नाम, तो वह सिंगुलर नंबर एक वचन होता है। और मैं अगर प्लूरल नंबर बहुवचन की बात करूं तो आई, वी, दे, यू, मतलब ये प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। आई को भी प्लूरल नंबर की श्रेणी में रखा गया है। वी माने हम सब, हम लोग, हम सब। दे मतलब वे लोग, वे सब। यू, तुम लोग, तुम सब। आप लोग, आप सब। इतनी अंग्रेजी होती है, आपको दिमाग में रट के रखना है कि सिंगुलर नंबर करता एक वचन, ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति, पुरुष, महिला, पुरुष का नाम। प्लूरल नंबर बहुवचन, आई, वी, दे, यू।
या एक से अधिक संख्या का बोध हो तो वहां बहुवचन होता है। तो मैंने कहा ही आपका सिंगुलर नंबर है। उसके बाद मुख्य क्रिया में यस या यस, सब्जेक्ट आपने लिख लिया ही, अब नंबर आता है एमबी मतलब मेन वर्ब में यस या ईएस। अब इस सेंटेंस में, इस हिंदी वाक्य में मेन वर्ब क्या है, तो मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि 99.99% यानी 99.99% जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो वाक्य के अंत में पाई जाती हैं। दूसरी बात, अगर टेक्निकल तौर पर आप देखेंगे तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी चीज का एक्शन पाया जाए, वह मुख्य क्रिया होती है। जैसे खाना पीना, रोना हंसना, दौड़ना, नहाना, चिल्लाना, लिखना पढ़ना, ये सारी मुख्य क्रियाएं, यानी ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो मुख्य क्रिया में यस या यस आप कब लगाते हैं? जब कर्ता आपका सिंगुलर नंबर होता है। ध्यान रखेंगे कि जब कर्ता सिंगुलर नंबर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। तो मेन वर्ब आपको पता चल गई, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो। तो कर्ता आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसमें यस लग जाएगा, गोज। अब इसके बाद किसका नंबर है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वह की इंग्लिश हो गई, जाता है की इंग्लिश हो गई, आपका बचा स्कूल। तो ही गोज टू स्कूल, SCHOOL। कंप्लीमेंट, शेष बातें कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। क्या है आगे? फुल स्टॉप। यहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंगुलर नंबर करता एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर करता एक वचन था इसलिए मुख्य क्रिया में यस लगा। अगर आई वी दे यू करता रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। अगर मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल हो जाता, यस नहीं लगता। हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल होता, गोज नहीं होता, क्योंकि यह प्लूरल नंबर बहुवचन है और प्लूरल नंबर बहुवचन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। सिर्फ सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ ही मुख्य क्रिया में यस या यस लगता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा तो हमेशा मुख्य क्रिया में यस या यस लगेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव टाइप सेंटेंस में। मैंने पहले ही कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है और वो निगेटिव सेंटेंस से लगना शुरू होती है। तो इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट है डू या डज, कर्ता एक वचन के साथ डज लगेगा, कर्ता बहुवचन के साथ डू लगेगा। अब यहां पे वाक्य में नॉट रहेगा, लग जाएगा। यहां एमबी में यस या यस था, यहां एमबी का फुल फर्स्ट फॉर्म रखना है, MB1। MB1 का मतलब मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ING फॉर्म गोइंग होता है। तो इस तरीके से आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जैसे प्ले अपने फर्स्ट फॉर्म में है, गो अपने फर्स्ट फॉर्म में है, राइट अपने फर्स्ट फॉर्म में है, जंप अपने फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो वो फर्स्ट फॉर्म होता है। आइए एग्जाम्पल करते हैं। सोहन खाना नहीं खाता है, सोहन खाना नहीं खाता है। तो सबसे पहले हम जान गए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, खाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं खाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल आपको ये याद रखना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? खाना कौन नहीं खाता है? सोहन। तो सबसे पहले आप सोहन की अंग्रेजी लिख देंगे, सोहन की हमने इंग्लिश लिख दिया। एक चीज और भी जान जाइए कि 99%, 99% जो सब्जेक्ट होता है जिसको आप कर्ता कहते हैं, व्यवहारिकतन वह वाक्य के शुरू में ही होता है। हिंदी वाक्य की जो शुरुआत होती है लगभग आपको सब्जेक्ट वही मिल जाएगा, कर्ता वही मिल जाएगा। तो सोहन हो गया। अब मैंने कहा कि किसी नाम, तो सोहन सिंगुलर नंबर है, कर्ता एक वचन है, तो कर्ता एक वचन के साथ डज लगेगा। तो सोहन डज, सोहन डज। वाक्य नकारात्मक है, फिर नॉट लिखना है, तो सोहन डज नॉट, सोहन डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब खाता, तो खाना की अंग्रेजी ईट, EAT। मोहन डज नॉट ईट, मोहन सॉरी सोहन डज नॉट ईट। खाना हो गया, नहीं की अंग्रेजी हो गई, सोहन की अंग्रेजी हो गई, बस खाता की इंग्लिश हो गई, खाना बचा है। तो सोहन डज नॉट ईट। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट खाना, तो खाना की इंग्लिश हो जाएगी फूड,
ना, फुल स्टॉप। सोहन डज नॉट ईट फूड, सोहन डज नॉट ईट फूड। वाक्य आपका पूरा हो गया, कोई शेष बातें नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, आगे बढ़ जाइए, आगे फुल स्टॉप है, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, सोहन डज नॉट ईट फूड। अब हम बात करते हैं ओपन टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब यह है कि वाक्य आपका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, और उसमें नकारात्मक नेगेटिव वर्ड हो भी सकते हैं, जैसे नहीं शब्द है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो दोनों के लिए मैं कॉमन रूल बताऊंगा। अगर वाक्य में नॉट है, नहीं शब्द है, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। रूल ये है ओपन टाइप इंट्रोगेटिव के लिए, जब वाक्य क्या से शुरू होगा, तो यहां ये रूल है ओपन टाइप इंट्रोगेटिव के लिए, आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वो जो हेल्पिंग वर्ब है, वो जो सहायक क्रिया है, इस क्या की अंग्रेजी वो अपने आप में हो जाती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या है, डू डज है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख करके डू डज लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कंप्लीमेंट यानी शेष बातें, प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो इस रूल से बनाएंगे। यहां पे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हिंदी में लिखा हुआ है, आइए हम लोग इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता है, गाना गाता है, पहली बात प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। उसके बाद क्या वह गाना गाता है, क्या से शुरू हुआ है, इसलिए यह ओपन टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ओपन टाइप इंट्रोगेटिव होगा। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव के लिए आपको रूल होता है, लगभग सारे रूल आसपास सेम एक जैसे होते हैं, बस उसकी सहायक क्रिया और मेन वर्ब मुख्य क्रिया का रूप बदलते रहता है बाकी के सभी टेंसों में। इसलिए ये रूल आपको याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज लगेगा। डू या डज किसके आधार पर लगाते हैं आप, कर्ता के आधार पर। क्या वह गाना गाता है, कौन गाना गाता है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ आप डज लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा। तो सबसे पहले आप डज लिखेंगे और ये भी डज कैपिटल लिखेंगे, बड़ा अक्षर में लिखेंगे डज, क्योंकि किसी भी इंग्लिश वाक्य की आप शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। डज हो गया, तो डू डज में से एक लग गया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी, हमने ही भी लिख दिया। इसके बाद क्या है, नॉट, वाक्य में कहीं नहीं है, नहीं है, नॉट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, गाता है, गाता है कि इंग्लिश क्या होगी, सिंग, SING, सिंग हो गया। डज ही सिंग, अब क्या बचा, क्या की इंग्लिश आपने लिख लिया, वह की आपने इंग्लिश लिख लिया, गाता है कि आपने इंग्लिश लिख दिया, क्या बचा, गाना, गाना यानी आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गाना की अंग्रेजी क्या होगी, सॉन्ग होगी, सिंग ए सॉन्ग, हमेशा सिंग के साथ सिंग ए सॉन्ग होता है अगर इस तरह का वाक्य होता है तो। अब इसमें कुछ बचा, कुछ नहीं बचा है, तो आप अपने नियम में आगे बढ़िए। ओ हो गया, कंप्लीमेंट कुछ है, नहीं है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आप यहां लगा देंगे, इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा, डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। अगर यही रहता क्या वह गाना नहीं गाता है, तो आपका वाक्य बन जाता डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर यही सिंगुलर नंबर नहीं होता, वह नहीं होता, यहां पर तुम होता या आप होता, क्या आप गाना गाते हैं, तब क्या बनता, डज ही नहीं, यहां पे डज ही है, तब डू यू हो जाता। अगर क्या आप गाना गाते हैं तो डू यू सिंग ए सॉन्ग, यहां पे डू लग जाता, सिर्फ इसलिए लग जाता कि यहां आप है और आपकी अंग्रेजी यू होती है और यू प्लूरल नंबर होता है यानी बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम बात करेंगे आपसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का। क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है, जो भी क्वेश्चन शब्द है, वो हिंदी वाक्य के बीच में होंगे। तो आइए उसके लिए हम रूल देखेंगे। तो पहले तो देख लीजिए, वे लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं, वे लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं ये तो बता दिया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
क्यों नहीं करते हैं? ओपन टाइप का इंट्रोगेटिव है, नहीं लगा है तो सॉरी क्लोज टाइप का इंट्रोगेटिव है और नहीं शब्द बीच में आया है, इसलिए ये क्लोज टाइप का इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो मैंने बोला कि आपको मैं कॉमन नियम बताया हूं, इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक ही में नियम बता रहा हूं, क्लोज टाइप ओपन टाइप, ताकि अगर निगेटिव रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आइए नियम देखते हैं। क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के लिए रूल है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है, कर्ता के अनुसार लगा लेंगे, सब्जेक्ट है, नॉट है, एमबी का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, क्वेश्चन मार्क है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हिंदी वाक्य में आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है? क्यों है। प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी आपकी वाई। वाई हो गया। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आप लिखते हैं? सब्जेक्ट के आधार पर लिखते हैं। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर आपका सब्जेक्ट है, उसके आधार पे आप सहायक क्रिया डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि आपका कर्ता क्या है। तो मैंने आपको कहा कि अपना काम कौन लोग नहीं करते हैं? वे लोग। और मैंने यह भी कहा था कि हिंदी वाक्य में 99% सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वाक्य के शुरू में होते हैं। यहां क्या है? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश दे। दे सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल? प्लूरल नंबर है, आई वी दे यू, तो प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि डू लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ यानी कर्ता बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो वाई, वाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वे लोग दे हैं तो दे के साथ यहां पे डू लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या मिला आपको? दे मिला है, सब्जेक्ट आपका दे हो गया। वाई डू दे। वाक्य में नॉट है, यस, तो आप अपने नियम से नॉट भी लिख देंगे। वाई डू दे नॉट, एमबी का फर्स्ट फॉर्म करना, करना की इंग्लिश डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना काम। तो अपना की अंग्रेजी हमेशा दे के, अपना की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के साथ बदलती रहती है। यहां आपका सब्जेक्ट आपका कर्ता दे है, तो दे के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी देयर होती है, THEIR। जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलेगा अपना अपनी अपने की अंग्रेजी बदलती रहती है। सबसे मूल सब्जेक्ट होता है, तो यहां पे दे नॉट डू देयर वर्क, अपना काम की इंग्लिश हो जाएगी देयर वर्क। देयर वर्क होने के बाद आप अपने रूल में देखेंगे कि कुछ और है, तो आपने ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट वाक्य में कहीं है नहीं, फिर लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, तो आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस यानी पूरा वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं पढ़ के बताऊं तो वाई डू दे नॉट डू देयर वर्क, वाई डू दे नॉट डू देयर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, ओपन टाइप, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्लोज टाइप, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये सारे चारों प्रकार के जो टाइप्स थे सेंटेंस के वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस करने वाला हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद एक ही बार मैं टेंस से जुड़ा पूरा PDF जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होगा वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।